हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, जो कि गांधी जी द्वारा रचित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का सारांश वाला यानी समरी वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि गांधी जी ये सब हथियार क्यों खरीदना चाहते थे, जो कि पेशेवर यानी जिसका पेशा था वे लोग काम करते थे, लेकिन वे लोग जो हथियार यूज करते थे वही हथियार ये खुद खरीदना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्या ये काम उनका सारा काम ये क्या खुद करना चाहते? आइए उत्तर के माध्यम से जानेंगे। उत्तर होगा गांधी जी स्वयं स्वावलंबी आत्मनिर्भर होने के कारण अपने सानिध्य में आने वाले सभी को स्वावलंबनम और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाले परेशानियों से बचा जा सके। यानी छोटे से छोटे काम को भी स्वयं करने का आदत डालना चाहिए। गांधी जी के अनुसार ये कहावत है कि मान लीजिए अगर आपका किसी दिन एक साइकिल का पहिया टूट जाता है तो उसे खुद से बनाने का आदत सीखना चाहिए, क्योंकि छोटा कार्य के लिए आप किसी मैकेनिक को तो नहीं ढूंढने जाइएगा ना। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थानों आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर होगा गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे। वे कभी भी फिजूल खर्च नहीं करते थे, यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलन को सफलतापूर्वक चला पाए। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट उनकी इस चुस्ती का साक्षात परिणाम है। यानी आश्रम का निर्माण के लिए जो अमाउंट चाहिए, जो मतलब जितना बजट होना चाहिए, ये बजट एक अनुमानित बजट कर रहे हैं कि क्या मुझे ये सब काम करना है तो इसके लिए इतना पैसे की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से आएंगे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना होगा। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए इसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन किन नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए आप एक बाल आश्रम खोलना चाहते हैं। इस आश्रम में खोलने के लिए आपका कितना खर्च आएगा ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये हिसाब किताब आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो उसी तरह से जिस तरह से गांधी जी ने एक अनुमानित व्यय यानी एक अनुमानित खर्च का हिसाब बनाया था, उसी तरह से आपको भी एक अनुमानित बाल आश्रम में क्या लगाना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं और क्या पुराने हिसाब से आप क्या उसमें से हटाना चाहते हैं और क्या ऐड करना चाहते हैं, उसको इसमें लिखना है। देखिए निर्धारित मदे यानी पहले से जो निर्धारित था वो ये दिया हुआ है और उसका खर्च यहाँ पे दिया हुआ है। इमारत बनाने के लिए 10 लाख का खर्च आएगा। प्रबंधक यानी 15,000 मासिक लगेगा। सहायक कर्मचारी 35,000 मासिक। बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा व्यवस्था आदि पर 2 लाख सालाना खर्च आएगा। खाद्य पदार्थों पर खर्च आएगा 25,000 रुपया मासिक। अन्य खर्च बिजली, पानी, रख रखाव, चिकित्सा आदि पर 30,000 रुपया मासिक। कुल अनुमानित खर्च आएगा 13,05,000 रुपया मासिक। यानी आपका ये एक अनुमानित व्यय है। ठीक है, अब इसमें से कुछ एक महीना का भी व्यय है और कुछ पूरा लाइफ टाइम का ये व्यय यानी खर्च दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा काम का लिस्ट बनाइए जिन्हें आपको सीखने का इच्छा तो था,
लेकिन आप उसे सीख नहीं पाए। और कुछ ऐसे काम का लिस्ट बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए उत्तर में होगा फल सब्जियां उगाना। मुझे फल सब्जियां बेहद पसंद होने के कारण उन्हें उगाना पसंद है, परंतु शहरी वातावरण में रहने के कारण तथा घर छोटे होने के कारण मैं यह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा है कपड़े सिलना। मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण कपड़े सिलना पसंद करता हूँ, परंतु अनुभव न होने के कारण मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया है कि छुट्टियां शुरू होते ही दादाजी के पास गांव जाऊंगा और फल सब्जियां उगाने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करूंगा और अपना छोटा बगीचा बनाऊंगा। साथ ही इस बार मैं मम्मी के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां के कार्य निपटा सकूं। नेक्स्ट है इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। उत्तर है इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य निम्न हो सकते: स्वावलंबनम का पाठ पढ़ाना, स्वच्छता तथा नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन का संदेश देना, लोगों को आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, श्रम को बढ़ावा देना। आश्रम की कार्य प्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन है भाषा की बात, यानी अनुमानित शब्द में अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नीत में प्रवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चिता। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द का पहले लगता है, यानी जो शब्द का पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे दानवीर, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया दानवीर, तो ये जो दानवीर में ये जो दान शब्द है ये इसका उपसर्ग हुआ और ये जो वीर शब्द है ये इसका प्रत्यय हुआ। यहाँ पर र भी प्रत्यय हो सकता है और दा भी उपसर्ग हो सकता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इत प्रत्यय शब्द दिया हुआ है, यानी इत यानी छोटी ई और त। यहाँ पर मूल शब्द क्या होगा, प्रमाणित का जो ये प्रमाणित शब्द है ये प्रत्यय से मिलकर बना है, प्रमाणित इत इसमें लगा हुआ है प्रत्यय में, और इसका जो मूल शब्द है ये क्या प्रमाण है। उसी तरह से व्यथा, व्यथा में अगर हम लोग इत जोड़ देंगे तो व्यथित हो जाएगा। द्रव में अगर इत लगा देंगे तो द्रवित हो जाएगा। मुखर में अगर इत लगा देंगे तो मुखरित हो जाएगा। झनकार में अगर इत लगा देंगे तो झनकृत हो जाएगा। उसी तरह शिक्षा में अगर इत लगा देंगे तो शिक्षित हो जाएगा। चर्चा में अगर इत लगा देंगे तो चर्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और शब्द के पहले अक्षर भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह प्लस इक, अगर इक जोड़ेंगे तो क्या चेंजेस होगा, देखिए यहाँ पर साप्ताहिक, यानी सप्ताह था वहां पर साप्ताहिक। अब देखिए नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए दिए गए शब्द, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मौखिक, संविधान, प्रामाणिक, नैतिक, पैरामाणिक, दैनिक। यहाँ पर एक प्रत्यय यानी एक प्रत्ययांत शब्द है, जैसे कि ऊपर में इत था, ईत छोटी त इत, और यहाँ पर क्या है छोटी क इक। अब एक प्रत्यय शब्द से हमको शब्द बनाना है। जैसे कि मुख, यहाँ पर मुख में अगर इक जोड़ देंगे तो क्या जाएगा मौखिक। संविधान में अगर इक लगा देंगे तो संवैधानिक। प्रथम में अगर इक लगा देंगे तो प्रथमिक। नीति में अगर इक जोड़ देंगे तो नैतिक। यानी चेंजेस हो रहा है, कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि मुख था, मुख क्या बन गया मौखिक बन गया। संविधान था संवैधानिक बन गया। प्रथम था प्राथमिक हो गया। नीति था नैतिक हो गया, यानी इसमें चेंजेस हो रहा है। और पुराण था पौराणिक हो गया। उसी तरह से दिन था दैनिक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बना है। इनमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समासिक शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए
और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको समास पता ही नहीं है कि ये समास होता क्या है, तो हम ये तत्पुरुष समास, अव्यवहार्य समास, कर्मधारय समास ये कैसे समझेंगे? अरे भाई हमको समास ही नहीं पता कि समास किसे कहते हैं। अब देखिए समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलकर एक नया शब्द प्रदान करते जिसका अर्थ कुछ अलग होता है, तो वैसे शब्द को समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर समस्त पद में लिखा हुआ है ऋण मुक्त, तो अगर उसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। स्नान घर, अगर इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो स्नान के लिए घर। उसी तरह से देश निकाला, अगर देश से निकाला, उसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश से निकाला। उसी तरह से समद पद में है गंगा तट, उसका विग्रह करेंगे तो गंगा का तट। नीति निपुण, नीति में निपुण, अगर उसी का हम लोग यहाँ पर पराधीन अगर ये करेंगे तो पर के अधीन। उपयुक्त विग्रह को देखने से ज्ञात होता है कि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट करता है। सार्थकता का मतलब हो रहा है उसका अर्थ को। अगले वीडियो में हम लोग विप्लव गायन का सारांश को और उसका क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।